21 की उम्र, एक ऐसा मोड़ जहां सपने सबसे बड़े होते हैं लेकिन समझ सबसे छोटी। और यही वजह है कि इस उम्र में लिए गए फैसले जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक मंत्रा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद जुनैद की जीवन बदल देने वाली किताब काश यह 21 की उम्र में पता होता। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारे ही फैसलों, हमारी गलतियों और हमारे अधूरे सपनों के सच से मिलवाती है। अगर आप उस उम्र में हैं जहां सब जल्दी लगता है, जहां सपने और डर दोनों बराबर होते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं वो बातें जो अगर 21 की उम्र में पता होती तो जिंदगी बहुत आसान होती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद जुनैद द्वारा लिखी गई बुक काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती के बारे में। जब ये बुक मैंने पढ़ी तो मुझे सचमुच यह एहसास हुआ कि अगर ये बातें सच में किसी को भी उसकी 20 की उम्र में ही पता चल जाए तो उसकी जिंदगी के आने वाले साल बेहतरीन बन जाएंगे और उसकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। लेकिन अफसोस, ये बातें ज्यादातर लोगों को तब पता चलती हैं जब उसके हाथ से उसके जिंदगी के बेहतरीन साल निकल चुके होते हैं। अगर आप 20 की उम्र में हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, लेकिन अगर आप 20 की उम्र पार कर चुके हैं तो भी इसे जरूर देखें ताकि आप कंपेयर कर सकें। अगर आपको ये बातें 20 की उम्र में पता होती तो आज आपकी लाइफ कहां होती। अगर आप भी 20 की उम्र में ही सीखी जाने वाली बातें जानकर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो सपने सच होते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एक कहावत है कि यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल लो, आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी को संभाल लेगा। क्या आप बता सकते हैं कि जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कौन सा है? जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? और इन सवालों के जवाब कुछ इस प्रकार है। जंगल का सबसे ऊंचा जानवर है जिराफ। जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है एलिफेंट। जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। और जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर है चिंपैंजी। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि इन चार में से जंगल का राजा कौन है? कोई भी नहीं, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर है। बट कैसे? हाइट जिराफ के पास है, पावर और साइज हाथी के पास है, स्पीड चीता के पास है और तेज दिमाग चिंपैंजी के पास है। तब तो जंगल का राजा इन चार में से कोई एक होना चाहे था। शेर कैसे है जंगल का राजा? शेर न तो सबसे ऊंचा जानवर है, न सबसे ताकतवर और बड़ा, न सबसे तेज और न ही सबसे बुद्धिमान जानवर है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है। जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को जब शेर देखता है तो वो ये नहीं सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा है या मुझसे बहुत ताकतवर जानवर है या मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। शेर जब किसी जानवर को देखता है तो यही सोचता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और सारे जानवर भी शेर को देखते ही थर्राने लगते हैं क्योंकि शेर में एक किलर शिकारी नजर आता है। ये है शेर की ब्रांड और वो अपने एटीट्यूड के दम पर जंगल का राजा बना है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। जाने माने राइटर शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में लिखते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। मैं जिनके एटीट्यूड का सबसे बड़ा फैन हूँ वो पर्सनैलिटी सबसे अलग है। 19वीं सदी के बेस्ट स्पोर्ट्समैन का खिताब उनके नाम पर है, जिन्होंने अपने करियर की 56 बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में से 51 में जीत हासिल की थी और उसमें से 37 फाइट्स उन्होंने नॉकआउट से जीती थी। नॉकआउट का मतलब है कि उन्होंने अपने विरोधी को बॉक्सिंग रिंग में मुक्का मार के चित कर दिया और वो फिर से खड़ा ही नहीं हो पाया। उन्हें दुनिया द ग्रेटेस्ट फाइटर एंड द ग्रेटेस्ट चैंपियन के नाम से जानती है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के अब तक के मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट एंड बॉक्सर मोहम्मद अली की। जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात जरूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम ही है मोहम्मद अली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद अली हर रोज 15 घंटे जिम में एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वे सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ मेंटली स्ट्रांग बनने की प्रैक्टिस भी करते थे। और इसके लिए वो दिन भर यही बोलते रहते थे, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मोहम्मद अली आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन बोलते तो उस वक्त वो पूरे जोश के साथ पंचिंग बैग को हिट करते रहते। एटीट्यूड बिल्ड करने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर दिया था कि मानो वो ही दुनिया के सबसे महान और चैंपियन बॉक्सर हैं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो फाइट से पहले उनके सामने वाले बॉक्सर से एक अजीब सवाल पूछते थे कि
हाउ टॉल आर यू? तुम्हारी हाइट कितनी है? सामने वाला बॉक्सर भी हैरानी से पूछता था कि तुम्हें क्या करना है मेरी हाइट जानकर? तो मोहम्मद अली जवाब देते थे कि जब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम नीचे गिरोगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितने कदम पीछे हटना है। कमाल का एटीट्यूड था बंदे में। सामने वाले बॉक्सर को फिजिकली हराने से पहले मोहम्मद अली उसे मेंटली हरा देते थे, और कई बार तो बॉक्सिंग मैच से पहले होने वाले इंटरव्यू में भी वो इतने अग्रेसिव हो जाते थे कि स्टूडियो में ही मारने मरने पर उतर आते थे। आपको उनका ये एटीट्यूड अजीब जरूर लगता होगा, पर इसी एटीट्यूड के कारण उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिला है। वो जो कुछ भी थे अपने एटीट्यूड की बदौलत ही थे। एटीट्यूड हो तो ऐसा हो। मिशेल ओबामा का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। मिशेल यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ हैं। एक दिन प्रेसिडेंट ओबामा और मिशेल ने बाहर डिनर पर जाने का प्लान बनाया। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट के ओनर को पता चला कि प्रेसिडेंट ओबामा और उनकी वाइफ उसके रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आ रहे हैं, तो वो खुद उनकी सेवा में खड़ा हो गया। उसने ओबामा और उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से वेलकम किया और एक स्पेशल डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद ने खाने का ऑर्डर लिया। किचन में ऑर्डर देने के बाद रेस्टोरेंट का ओनर फिर से ओबामा और मिशेल के पास आ गया और फिर उसने प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो मिशेल से पर्सनली कुछ देर बात करना चाहता है। ओबामा ने कहा, व्हाई नॉट, आप आराम से बात कीजिए। हालांकि ओबामा भी सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो वो उनके सामने नहीं करना चाहता। फिर मिशेल और रेस्टोरेंट ओनर ने अकेले में कुछ देर बात की और मिशेल वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़े एक्साइटेड होकर उनकी वाइफ से पूछा कि रेस्टोरेंट के ओनर ने उनसे क्या कहा। मिशेल ने जवाब दिया कि उसने कहा कि वो मेरी स्कूल में पढ़ता था और मुझे बहुत लाइक करता था। आज मौका मिला तो मुझसे ये बात शेयर की। ओबामा भी इस बात पर हंस पड़े और मजाक मजाक में बोले कि काश तुमने उससे शादी की होती तो तुम आज इस रेस्टोरेंट की मालकीन होती। लेकिन इस बात पर मिशेल ने जो जवाब दिया उसको सुनकर प्रेसिडेंट ओबामा के भी होश उड़ गए। मिशेल ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं इस रेस्टोरेंट की मालकीन नहीं बनती, बल्कि अगर मैं उससे शादी करती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता। वाह, है ना कमाल का एटीट्यूड। इसीलिए तो मैंने कहा था एटीट्यूड हो तो ऐसा। चैप्टर 2, मेक योर ओन ब्रांड। ब्रांड क्या होता है, इसे समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ नेम्स शेयर करना चाहता हूँ। आपको बताना है कि इन नेम्स को पढ़ने के बाद इनके बारे में आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं। सो लेट अस ट्राई। एंड द नेम्स आर गूगल, BMW, एप्पल, विराट कोहली, आमिर खान। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गूगल का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले यही थॉट आता है, गूगल मतलब सर्च इंजन। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहे तो गूगल है ना। गूगल के बिना हम इंटरनेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक थॉट यह भी आता है, गूगल मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। वैसे ही BMW का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में एक लग्जूरियस और एक्सपेंसिव कार की इमेज आती है। एप्पल के बारे में एक इमेज तो एप्पल फ्रूट की यानी सेब की आती है। उसके अलावा एप्पल मतलब आईफोन, मैकबुक या दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। वैसे ही विराट कोहली का नाम सुनते ही माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं, जैसे वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, रन मशीन, चेस मास्टर, अग्रेसिव। एंड आमिर खान का नाम सुनते ही माइंड में पहला थॉट आता है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। और वो एक्टर जो अपने कैरेक्टर के लिए अपने लुक और बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है और सोशल मूवीज बनाता है जिसमें समाज के लिए कुछ मैसेज जरूर होता है। तो सिर्फ एक नाम सुनकर या देखकर किसी भी प्रोडक्ट या पर्सन के बारे में हमारे माइंड में जो फर्स्ट थॉट या इमेज आती है उसे ही ब्रांड कहते हैं। और ये ब्रांड 1-2 महीने में नहीं बनती, इसको बनाने में कई साल लग जाते हैं और कई बार पूरी लाइफ। अगर आप भी अपना एक पॉजिटिव ब्रांड बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में वैसा ही सोचे और बात करें जैसा आप चाहते हो, तो आपको आपके ब्रांड पर काम करना होगा। जैसा कि एक मशहूर कहावत है, आइदर यू मेक योर ओन ब्रांड और एल्स पीपल विल मेक योर ब्रांड। मतलब या तो आप खुद अपनी ब्रांड बना दो, नहीं तो लोग खुद ही आपका ब्रांड निर्धारित करेंगे। और जब लोग आपका ब्रांड बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेगेटिव या कमजोर ही होगा। चैप्टर 3, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर फ्यूचर। हम सब एक ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं जिसे माँ का गर्भ कहा जाता है। दुनिया का हर इंसान उसकी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। हम सब की बॉडी में ब्लड भी एक ही कलर का होता है। हर व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आंखें होती हैं। हम सभी के पास एक मुंह, एक नाक, एक दिमाग और एक दिल है। जितने भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबीज होते हैं उन सब के दिमाग का वजन लगभग 350 से 400 ग्राम होता है, जो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 1300 से 1400 ग्राम तक पहुंचता है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी न तो बोल पाता है और न चल पाता है और न कुछ कर पाता है, लेकिन उन्हीं बच्चों में कोई बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाता है तो कोई शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड बन जाता है।
तो कोई धीरूभाई अंबानी द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया बनता है, और वहीं कुछ लोग ड्राइवर, पियोन या लेबर ही बन पाते हैं। जबकि चेहरे की बनावट के अलावा दुनिया का हर व्यक्ति एक जैसा ही है। हम सब एक जैसे ही हैं, फिर भी हम सबकी लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 99% वेल्थ है, जबकि बाकी बचे 99% लोगों के पास सिर्फ 1% ही वेल्थ है। कुछ लोग रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग खुद को ही तोड़ देते हैं। कुछ लोग बहुत प्रॉस्परस लाइफ जीते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बहुत ही मुश्किल लाइफ जीते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो लीडर बन पाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग तो लाइफ टाइम तक दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद कभी लीडर नहीं बन पाते हैं। जब हर व्यक्ति एक जैसे ही इस दुनिया में आता है और एक जैसा ही दिखता है, तो फिर क्या कारण है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो पाती है? क्यों सभी लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं? क्यों सभी लोग बिल गेट्स और धीरूभाई अंबानी की तरह अमीर नहीं बन पाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भले ही हमारा हार्डवेयर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा हो, लेकिन हम सबका सॉफ्टवेयर मतलब बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। जिन लोगों का सॉफ्टवेयर मतलब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, दरअसल वही लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, ये जानने के लिए स्मार्टफोन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आसानी से बात समझ आ जाए। जब भी कोई स्मार्टफोन कंपनी कोई भी नया मॉडल लॉन्च करती है, तो वह सिर्फ 1 या 2 पीस नहीं बनाती, बल्कि हजारों लाखों यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है। मान लीजिए एक कंपनी ने एक ही मॉडल के 10,000 फोन्स बनाने का डिसीजन लिया, तो वो सभी 10,000 फोन्स की साइज, डिजाइन, प्रोसेसर, रैम, रोम एंड ऑल द फीचर्स एक जैसे ही होंगे। यहाँ तक कि फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्स भी सेम ही होंगे। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी कस्टमर उस मॉडल के फोन को परचेस करेगा, तो उसे उस फोन में सिमिलर फीचर्स ही मिलेंगे। लेकिन एक बार कस्टमर के हाथ में जाने के बाद वो फोन्स पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का फोन परचेस करने का पर्पस अलग अलग होता है। किसी का पर्पस इंटरनेट सर्फिंग का हो सकता है, किसी का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का, किसी को मोबाइल गेम्स खेलने का, किसी का फोटोग्राफी का। कोई फोन इसलिए परचेस करता है क्योंकि उसे इंटरनेट के थ्रू अपना नॉलेज बढ़ाना है, या हो सकता है कुछ लोग महंगा स्मार्टफोन सिर्फ इसलिए भी खरीदते हैं ताकि शो ऑफ मीन्स दिखावा कर सके। अब हर पर्सन अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से फोन यूज करेगा। एक म्यूजिक लवर अपने फोन में म्यूजिकल एप्स, म्यूजिक वीडियोस, MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड करेगा। जिसको गेम्स खेलने का शौक है, वो लेटेस्ट गेम्स डाउनलोड करेगा। जिसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे एप्स डाउनलोड करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी फोन का हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो अभी भी सेम ही है। लेकिन अब हर फोन का कंटेंट और यूज बदल चुका है। हमारी लाइफ भी ठीक उस स्मार्टफोन की तरह ही है। इंसान भी जब जन्म लेता है, तो कुदरत उसे एक ही जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, एक ही कलर का ब्लड, सेम साइज और सेम वेट का ब्रेन देती है। हम उसका इस्तेमाल किस पर्पस से करते हैं, उस पर सारा खेल डिपेंड है। हम सबका जन्म लेकर इस धरती पर आने का पर्पस अलग है। ज्यादातर लोग जिंदगी की परीक्षा में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को कॉपी करते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि हर इंसान के जीवन का प्रश्न पत्र दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है। स्मार्टफोन की तरह हम सबका भी हार्डवेयर एक जैसा ही है, फिर भी हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। हम सब रिच नहीं है, हम सब सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हम सबका सॉफ्टवेयर मींस बिलीफ सिस्टम या सोच एक जैसी नहीं है। जिसकी जैसी सोच है, वैसी ही उसकी लाइफ है। आपको भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना शुरू करना होगा, उनकी संगत में जाना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा और उनकी आदतों को अपनाना होगा। तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। चैप्टर 4, एम्पैथी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल बट नॉट एवरीवन नोज इट। आप एम्पैथी को सिंपैथी मींस सहानुभूति समझकर कंफ्यूज मत हो जाना। हालांकि एम्पैथी और सिंपैथी एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स है, लेकिन वास्तव में इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ हम अपना दुख प्रकट करते हैं और पीड़ित को तसल्ली देते हैं। उसे सिंपैथी मींस सहानुभूति कहते हैं, जबकि एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। जब हम अपने आप को किसी दूसरे पर्सन की जगह पर रखते हैं और उसकी फीलिंग्स को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, जैसे कि हमने उसी इंसान का रूप धारण कर लिया हो, उसे एम्पैथी कहते हैं। अगर दुनिया के सारे लोग एम्पैथी सीख जाए तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। सारे कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएंगे, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। हम धर्म, संस्कृति, जाति, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, अमीरी गरीबी सब कुछ भूलकर इंसान के रूप में उभर सकते हैं। इतनी पावर है एम्पैथी में। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एम्पैथी होती क्या है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन क्या वास्तव में हम किसी अंधे व्यक्ति के दुख को महसूस कर सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि एक अंधे व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की जिंदगी में क्या क्या चुनौतियां आती हैं?
भले ही हम कितनी भी कोशिश कर लें उनके दुख को समझने की, लेकिन हम सहानुभूति सिंपैथी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ब्लाइंड पर्सन के दुख को फील करने और एक्सपीरियंस करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो हम खुद अंधे हो जाएं, या फिर एक दिन हम सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और पूरे दिन हम उसी सिचुएशन में अपने सारे रूटीन काम करें, अपनी स्टडी करें, ऑफिस जाए या मार्केट विजिट करें। तब हमें पता चलेगा कि अंधे इंसान को डे टू डे लाइफ में कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसलिए हम किसी भी पर्सन की लाइफ को एक्सपीरियंस करे बगैर उसकी सोच, उसके डिसीजन और उसके बिहेवियर को नहीं समझ सकते, क्योंकि एम्पैथी का मतलब ही होता है दूसरों की आंखों से देखना, उनके कानों से सुनना, उनके दिमाग से सोचना और उन्हीं के दिल से महसूस करना। एम्पैथी क्या होती है और क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑन एम्पैथी। हो सकता है आपने ये स्टोरी कहीं सुनी हो या पढ़ी हो, लेकिन उस प्रकार से कभी नहीं सुनी होगी जिस प्रकार से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद स्टोरी शेयर करूंगा। सपोज आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने एक पेपर पर पेन से इंग्लिश में एम ड्रॉ किया और उस पेपर को हमारे बीच में रख दिया। आपको बताना है कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, एम या डब्ल्यू। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको डब्ल्यू दिखेगा, लेकिन सवाल यह है कि मैंने एम लिखा है तो आपको डब्ल्यू कैसे दिख सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप जिस एंगल से देख रहे हो वहां से आपको डब्ल्यू दिख रहा है, और जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ वहां से एम दिख रहा है। जब तक हम किसी सिचुएशन को अलग अलग एंगल से नहीं देखते हैं तो हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। अब आप इस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए स्टोरी को सुनिए, आपको एम्पैथी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ओरिजिनली ये स्टोरी द मसनवी नाम की बुक में रिकॉर्डेड है, जिसे 12वीं सदी के महान दार्शनिक जलालुद्दीन रूमी ने पर्शियन भाषा में लिखी थी। रूमी लिखते हैं कि एक गांव में कुछ अंधे आदमी रहते थे। अंधे होने की वजह से उन्होंने कभी भी कुछ देखा नहीं था, लेकिन उनके साथ एक पर्सन रहता था जो देख सकता था, और वो उन अंधों को गाइड करता था और उनको चीजों के बारे में बताता था। एक दिन किसी ने उन अंधों को बताया कि उस गांव में एक हाथी आया हुआ है। हालांकि अंधे होने की वजह से वे हाथी को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वे उसे टच करके महसूस करना चाहते थे, इसलिए हाथी के पास पहुंच गए। उनमें से एक आदमी ने जब हाथी की सूंड को टच किया तो कहने लगा कि हाथी तो अजगर सांप जैसा लगता है। दूसरे आदमी ने हाथी की पूंछ को छुआ और कहने लगा, अरे ये तो रस्सी के जैसा है। एक और अंधे ने हाथी के कानों को टच किया और कहने लगा, ये तो किसी बड़े पंखे जैसा है। चौथे आदमी ने उसके दांतों को छुआ और कहने लगा, ये तो किसी भाले जैसा लग रहा है। पांचवें आदमी ने हाथी के पेट को टच किया और कहने लगा, ये तो कोई दीवार लग रही है। एक और आदमी ने हाथी के पैर को छुआ और कहने लगा, ये तो किसी पेड़ के तने जैसा लग रहा है। इस प्रकार उन सभी अंधों ने हाथी को टच कर लिया। उसके बाद वे घर लौटते हुए रास्ते में अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे, लेकिन शॉकिंगली उनमें से कोई भी एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और उनमें जोरदार बहस छिड़ गई। जब वे घर पहुंचे और उनके गाइड ने उनको बहस करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि वे किस बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उन्होंने गाइड को पूरा मैटर बताया। तब गाइड ने कहा कि तुम सब अपनी अपनी जगह पर सही हो, कोई भी गलत नहीं कह रहा। बस बात इतनी है कि हाथी के जिस बॉडी पार्ट को तुम लोगों ने छुआ है वहां से हाथी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा तुम लोग बता रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने हाथी को एक ही एंगल से टच किया है इसलिए उसके दूसरे एंगल का तुम्हें अंदाजा नहीं है। एक बार वापस जाकर तुम हाथी को दूसरे एंगल से भी टच करके देख लो तो तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और उन्होंने वैसा ही किया। हाथी के सारे बॉडी पार्ट्स का एनालिसिस किया, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन का करेक्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको उसे दूसरों के परसेप्शन से भी देखना होगा, क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग होता है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी सही हो और जो सामने वाला सोच रहा है वो भी सही हो। चैप्टर 5, द पावर ऑफ योर पर्सनैलिटी। क्या आपको पता है रॉ आयरन यानी कच्चे लोहे की मार्केट में क्या कीमत है? कच्चा लोहा या स्क्रैप आयरन मार्केट में एवरेज 20 से 25 रुपए पर किलोग्राम मिल जाता है, क्योंकि कच्चे लोहे को एज अ टूल यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उसी लोहे को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। और जब उसी रॉ आयरन का आयरन बार यानी सरिया बनाया जाता है तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़कर 250 रुपए पर केजी हो जाती है, क्योंकि अब कच्चा लोहा एक टूल बन चुका है जिसे बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। उसी प्रकार जब उस आयरन और स्टील से कोई मशीन बनती है और कार या एरोप्लेन का इंजन बनता है तो वो लाखों रुपए में बिकता है। याद रखो, लोग कभी भी किसी यूजलेस और लेस यूजफुल चीज की कीमत नहीं चुकाते हैं। लोग सिर्फ यूजफुल चीज की कीमत चुकाते हैं, और जो चीज जितनी ज्यादा यूजफुल होगी उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। अगर आपको भी पता करना है कि आपकी दुनिया में क्या वैल्यू है तो आप जाइए और किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दीजिए। आपको जो सैलरी ऑफर होगी या किसी से पैसे उधार मांग कर देखे, वो आपको मैक्सिमम कितने पैसे उधार देता है वो आपकी वैल्यू है।
जैसे हम किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले हमारा क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। जितना हमारा क्रेडिट स्कोर होता है बैंक हमें उतना ही लोन ऑफर करती है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू कम आंकी जा रही है तो इसका मतलब है कि आप अभी तक उस रॉ आयरन की तरह हो और आपकी पर्सनैलिटी एक यूजफुल टूल में कन्वर्ट नहीं हो पाई है। और जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को यूजफुल टूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे आपकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। तो क्या आप एक यूजफुल टूल बनना चाहते हो और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपनी पर्सनैलिटी को एक यूजफुल टूल में कैसे कन्वर्ट करना है ये जानने के लिए हम उसी कच्चे लोहे का एग्जाम्पल लेंगे। क्या आप जानते हैं किसी रॉ आयरन को एक यूजफुल टूल में कैसे डेवलप किया जाता है? सबसे पहले तो उस रॉ आयरन को एक्सट्रीम फायर में इतना गर्म किया जाता है कि लोहा पिघलने लगता है। क्या आपको पता है एक्सट्रीम फायर का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे घर में खाना बनाने के लिए जो एलपीजी गैस यूज होती है ना, उससे निकलने वाली आग का तापमान लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या आप उस आग में हाथ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आग इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हाथ जल जाएगा। और जिस आग में लोहे को तपाया जाता है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एलपीजी गैस से 3 गुना ज्यादा होता है। तो सबसे पहले उस रॉ आयरन को इतनी एक्सट्रीम फायर में जलाया जाता है, लेकिन सिर्फ आग में जलाने से रॉ आयरन किसी और शेप में नहीं ढलता है। इसलिए आग में जलाने के बाद उस पिघलते हुए आयरन पर बड़े बड़े हैमर से स्ट्राइक किया जाता है। उस लोहे को तब तक पीटा जाता है जब तक वो एक यूजफुल टूल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। उसी प्रकार आज की तारीख में आपकी पर्सनैलिटी भी उस कच्चे लोहे की तरह है जिसकी बहुत कम वैल्यू है। और अगर आप खुद को एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको तपना पड़ेगा। मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको दिन रात एक करने होंगे, आपको पढ़ना होगा, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का कंप्लीट नॉलेज लेना होगा। उस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स है वो सब आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और उनमें से कम किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। मास्टरी हासिल करने का मतलब आप जो भी काम करते हैं उस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि पूरी दुनिया में आपसे बेटर वो काम और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ तपना हुआ, अभी पीटना तो बाकी है। पीटने का मतलब है आपके पास नॉलेज होगा, टैलेंट होगा, सर्टिफिकेट होंगे, स्किल होगी, सब कुछ होगा, फिर भी आप बार बार असफल होते रहेंगे क्योंकि कभी हालात आपका साथ नहीं देंगे, कभी लोग आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि हर इंसान ये तो चाहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे भी आगे बढ़ जाए। लोगों को आपसे और आपके टैलेंट से जलन होगी, वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कई बार आपके प्लान फेल होंगे। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई काम करोगे लेकिन आपकी कैलकुलेशन भी फेल हो जाएगी। ऐसा भी वक्त आएगा जब आप पूरी तरह से टूट चुके होंगे, बिल्कुल अकेले होंगे, डिमोटिवेटेड होंगे। ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप अपने आप से कहोगे इनफ, इट इज इनफ, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये सब होगा और होना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको लर्निंग होगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपके करियर के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। क्योंकि हम लाइफ एक्सपीरियंसेस से जितना सीखते हैं उतना हम सिर्फ पढ़ने और सुनने से नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तपने से और पीटने से आपका नॉलेज, स्किल्स और टैलेंट इंप्रूव होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और यही तरीका है अपनी वैल्यू इंक्रीज करने का। अगर आप तपने और पीटने के लिए रेडी हो तो सक्सेस आपका वेट कर रही है। अदरवाइज आप एक आम आदमी बनकर इस दुनिया में आए हो और आम आदमी बनकर ही इस दुनिया से लौट जाओगे। चैप्टर 6, क्रिटिकल थिंकिंग इज क्रूशियल फॉर अस। किसी भी इंफॉर्मेशन या बात को एक्सेप्ट करने से पहले उस इंफॉर्मेशन की इवैल्यूएशन करना, उसमें लॉजिक्स ढूंढना, रीजनिंग करना, सवाल करना और उसको डिफरेंट एंगल्स से देखना, या किसी भी इंफॉर्मेशन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना, इसे ही क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। जिस पर्सन में क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी से फाइंड आउट कर लेता है कि कौन सी बात फैक्ट है और कौन सी फेक है। क्रिटिकल थिंकिंग को बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं जब कोर्ट में कोई केस आता है तो जज उसका फैसला सुनाने से पहले क्या करता है? क्या जज साहब बिना किसी एविडेंस और लॉजिक्स के ही अपना फैसला सुना देते हैं? क्या जज साहब वकील और गवाह की बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सबूत के? क्या एक ही पार्टी की बात को सुनकर जज अपना फैसला सुना देता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जज अपना फैसला सुनाने से पहले सारे सबूत देखता है, दोनों पार्टी के लॉयर्स को सुनता है और गवाहों को भी सुनता है। देन जिसके लॉजिक्स और एविडेंस स्ट्रांग होते हैं
उसके हक में फैसला सुनाया जाता है। जज के लिए दोनों पार्टीज इक्वल है। जज कभी भी पार्शली और एक तरफा नहीं सोच सकता, उसको न्यूट्रल रहना पड़ता है। इन सेम वे आपको भी किसी भी इंफॉर्मेशन या ओपिनियन को एक्सेप्ट करने से पहले उसमें कितनी सच्चाई है उसका पता लगाना चाहिए, जिसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का सिंपल सा अर्थ है कि किसी भी बात को ना तो एज इट इज एक्सेप्ट करो और ना ही उसके सारे एस्पेक्ट्स देखे बिना उसे रिजेक्ट करो, क्योंकि करेक्ट डिसीजन लेने के लिए आपको इंटरोगेटिव अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। इंटरोगेटिव का अर्थ होता है प्रोबिंग करना, मतलब सवाल करना। जैसे पुलिस सच का पता लगाने के लिए इंटरोगेशन करती है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोबिंग से ही शुरू होती है। अगर पुलिस प्रोबिंग नहीं करेंगी या इंटरोगेट नहीं करेंगी तो कैसे पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता और गलत भी नहीं होता। चैप्टर 8, हाउ टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम एक ऐसा वर्ड है जिसकी सुनते ही अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। एक रियल प्रॉब्लम को तो छोड़िए, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में इमेजिन करने से ही इंसान स्ट्रेस में आ जाता है, और एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे चेहरे का रंग और हमारी नींद उड़ाने के लिए काफी है। सोचिए क्या होगा अगर एक ही बार में हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पर्सन देखा है जो प्रॉब्लम्स के आने पर खुश होता है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन होगा जो प्रॉब्लम्स के आने पर खुश होता होगा, लेकिन दुनिया के सभी बड़े और सक्सेसफुल लोग कभी भी प्रॉब्लम्स के आने पर घबराते नहीं हैं, बल्कि खुशी खुशी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। और सक्सेसफुल बनने के लिए आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना बेहद जरूरी है। इंटरनेशनल ऑथर रॉबिन शर्मा का मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम तभी होती है जब उसे प्रॉब्लम समझा जाता है। इसलिए अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में हमारा परसेप्शन बदल दें तो एक प्रॉब्लम हमें अपॉर्चुनिटी नजर आने लगेगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरी दुनिया प्रॉब्लम्स के कारण ही एग्जिस्ट कर रही है और दुनिया का अस्तित्व ही प्रॉब्लम्स पर ही टिका हुआ है, तो शायद आप मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में जितनी भी जॉब्स और सोर्सेज ऑफ इनकम अवेलेबल हैं, वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ही है। जब प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी तो जॉब्स भी नहीं होगी, और जॉब्स ही नहीं होगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मच्छर तो आपने जरूर देखा होगा, और कभी न कभी आपको मच्छर ने काटा भी होगा। और जब मच्छर काटता है तो आपको पता ही है कि खुजली और इरिटेशन होती है। मच्छर की वजह से हम ना तो चैन से बैठ पाते हैं और ना ही चैन से सो पाते हैं। मच्छर के ही काटने से मलेरिया और डेंगू जैसी सीरियस बीमारियां भी हो जाती हैं। तो उस हिसाब से तो मच्छर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उसको मच्छर काटे और वो बीमार पड़े, और वैसे भी मच्छर का कोई अस्तित्व नहीं है। सो कितना अच्छा होगा अगर इस दुनिया से सारे मच्छर खत्म हो जाए, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि जिस दिन इस दुनिया से मच्छर खत्म हो जाएंगे उस दिन से और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मच्छर के खत्म होते ही लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्योंकि मच्छर है तो कछुआ, अगरबत्ती और ऑल आउट, गुड नाइट जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा कोयल्स, स्प्रे और मच्छर जाली बनती है। मलेरिया और डेंगू की मेडिसिन भी बनती है, और इन सब को मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, एक मजदूर से लेकर मालिक तक। और जितने भी लोग इस बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, सबका रोजगार छीन जाएगा। एलाइड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2019 में मस्कीटो रिपेलेंट इंडस्ट्री का ईयरली टर्नओवर लगभग $4 अरब, मतलब 28,000 करोड़ रुपए हैं। हो सकता है हम सबके लिए मच्छर का होना एक प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ लोगों ने इसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। चैप्टर 8, टाइम इज एवरीथिंग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो एक दिन टाइम आपको वेस्ट कर देगा। आप प्रतिदिन आपको मिलने वाले 86,400 सेकंड्स कहाँ खर्च करते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में 86,400 सेकंड्स होते हैं। अगर यही 86,400 सेकंड्स 86,400 रुपए होते तो सोचिए आप कितने खुश होते। पैसे अगर हम खर्च कर देते हैं तो दोबारा अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफ का एक लम्हा जो चला जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आ सकता। अब आप ही डिसाइड करें कि लाइफ में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टाइम। ऑफ कोर्स टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन आवर लाइफ, बट क्या हम वास्तव में टाइम को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन हर इंसान टाइम की कद्र नहीं कर पाता है। बस यही कारण है कि हर कोई सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता है। पैसा उसी के पास आता है और कामयाबी उसी को मिलती है जो टाइम की रिस्पेक्ट करता है। एक बात समझ लीजिए कि सक्सेसफुल लोगों को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, और अनसक्सेसफुल लोगों को भी लेस टाइम नहीं मिलता है। कुदरत हम सबको एक समान 24 घंटे देती है। अब हम चाहे तो उसे इन्वेस्ट करें और चाहे तो उसे वेस्ट कर दें। किसी भी चीज को इन्वेस्ट करने पर उसका रिटर्न मिलता है और वेस्ट करने पर कुछ भी नहीं मिलता है।
हाँ, बट एक तरीका है जिससे आप एक्स्ट्रा टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो ये है कि आप रोज जितने बजे उठते हैं उससे अगर 1 घंटा पहले उठ जाए तो आपको डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हालांकि एक दिन में होंगे तो 24 घंटे ही, लेकिन आप उस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वीकली 7 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मंथली 30 घंटे और ईयरली 365 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। उन 365 एक्स्ट्रा आवर्स में आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा सक्सेस अर्न कर सकते हैं। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सक्सेस अचीव करने का ये बेस्ट फॉर्मूला है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी ऐसा ही करते थे। जब एप्पल कंपनी इनिशियल स्टेज पर थी तो स्टीव जॉब्स किसी प्रोजेक्ट पर दिन में 14 से 15 घंटे काम करते थे, और ऐसा वो लगातार 2 से 3 साल तक किया करते थे, जब तक वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाना, और जो भी अभी अपने 20s में है उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। दोस्तों, काश ये 21 की उम्र में पता होता। हमें यही सिखाती है कि जिंदगी को समझने की कोई तय उम्र नहीं होती। कुछ बातें वक्त से पहले जान ली जाएं तो हम दर्द से बच जाते हैं, और कुछ बातें दर्द देकर ही समझ आती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला, आपके दिल को थोड़ा भी छुआ, तो हमारी मेहनत सफल है। बुक मंत्रा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी की सच्चाइयां खोलते हैं। अगली किताब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और याद रखिए, उम्र नहीं, सोच आपको बड़ा बनाती है।